treatment of reserve and accumulated profits in the case of retirement. Accounting treatment of reserve and accumulated profit in the case of retirement of a partner. ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है। जब भी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है, ए बी सी तीनों में से किसी की भी रिटायरमेंट हो रही है, तो जो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सभी पार्टनर्स में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होगी तो जो भी जितने भी रिजर्व्स बनाए हुए हैं, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, वो सब डिस्ट्रीब्यूट होंगे किन पार्टनर्स में, जो पार्टनर थे, जैसे 3 पार्टनर थे ए बी सी, ठीक है। तो अब सी जो है वो रिटायर हो रहा है, सी जो है वो रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी प्रॉफिट्स और रिजर्व बने हैं तो उसमें तो सी का भी हिस्सा है, ठीक है। अगर सी को नहीं देंगे रिटायरमेंट के टाइम, ये जो रिजर्व्स हैं और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसमें से उसका हिस्सा देना ही होता है, ठीक है। तो सभी इसको जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और जो रिजर्व है वो कोई भी पार्टनर रिटायर होगा तो सभी जितने भी पार्टनर थे वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और कौन से रेशियो में करेंगे? रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो। जैसे यहाँ पे आपको अगर ए बी सी 3 पार्टनर हैं, 1:1:1, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो प्रॉफिट, तो जो रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अगर उनका रेशियो 3:1 था, ठीक है, तो जो प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे और रिजर्व होंगे तो वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके साथ जो बाकी पार्टनर्स हैं वो भी रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे किस रेशियो में? इन देयर ओल्ड रेशियो, जो उनका ओल्ड वाला रेशियो होगा उस रेशियो के हिसाब से। अब एंट्री क्या बनेगी? इन द केस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है या प्रॉफिट है तो उस केस में क्या क्या एंट्री बनती है, ठीक है। सबसे पहले रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, ये कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस होगा? कौन सा बैलेंस होगा इसका? क्रेडिट बैलेंस, ये प्रॉफिट है। अगर डेबिट बैलेंस है तो वो लॉस होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, उसको भी डेबिट करेंगे। जनरल रिजर्व है उसको भी डेबिट करेंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इन द केस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के केस में कैसे एंट्री करनी है? ये सारी ही जैसे ये रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो ये सारे प्रॉफिट्स जो हैं वो डेबिट कर देने हैं टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। Being reserve fund and profits transferred to partners, all partners capital account, ठीक है। ये सारे कहाँ ट्रांसफर कर देने हैं? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स हैं वो सारे ही ट्रांसफर कर देने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब ये तो था कि जब कौन सा केस था? जब प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट होता है तो ये जो प्रॉफिट्स हैं उनको डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर लॉस होगा तब क्या एंट्री करेंगे? तब ऐसा करेंगे, ये ऑल पार्टनर्स कैपिटल, जो चीज क्रेडिट की है उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और जो चीज डेबिट थी, ठीक है, वो क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे इन द केस ऑफ लॉस, ठीक है। तो क्या एंट्री बनेगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू in the case of all partner capital account debit to
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कौन सा बैलेंस होना चाहिए? लॉस वाला कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। ठीक है, इस तरह से अगर लॉस हो रहा है तब क्या एंट्री होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। और कौन सा बैलेंस होना चाहिए? डेबिट बैलेंस होना चाहिए। तो जितने भी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, वो सारे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जो पार्टनर थे, जैसे ए बी सी तीनों ही पार्टनर उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? उनके ओल्ड रेशियो में। तो इस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ठीक है, इसके बाद हमें रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये भी करना पड़ता है। ठीक है, इसमें जब भी एडमिशन होती थी किसी पार्टनर की, ठीक है, तो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता था तो वो ओल्ड पार्टनर जो थे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे इन देयर ओल्ड रेशियो। और जब रिटायरमेंट होगी तो जितने भी पार्टनर हैं ए बी सी, ठीक है, ये तीनों ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट या लॉस को जो रिवैल्यूएशन से होगा। बस डिफरेंस इतना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से वैसे ही बनेगा जैसे हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में बनाते थे। ठीक है, बट वहां पे नए पार्टनर को ऐड नहीं किया जाता, यहाँ पे जो रिटायर्ड पार्टनर है उसको भी यहाँ पे इसका हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है, और उसमें एसेट्स एंड लायबिलिटी, अगर एसेट्स की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो बिजनेस के लिए क्या है? वो प्रॉफिट या लॉस? बिजनेस के लिए वो प्रॉफिट है। तो एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट साइड शो करेंगे, और एसेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो बिजनेस के लिए वो क्या है? लॉस। तो उसको कहाँ शो करेंगे? डेबिट साइड। उसी तरह अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बिजनेस के लिए वो लॉस है, तो उसको कहाँ शो करेंगे? डेबिट साइड। ठीक है, और लायबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो कहाँ शो करेंगे? क्रेडिट साइड। ठीक है, उसी तरह इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट है क्रेडिट साइड, डिक्रीज हो रही है तो लॉस है वो डेबिट साइड। ठीक है, इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम बनाते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो उसमें नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल होता है? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। ठीक है, जितनी भी इनकम्स और गेन्स हैं उनको क्या किया जाता है? प्रॉफिट्स हैं उनको क्रेडिट किया जाता है, और जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं उनको क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो इस केस में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो वैसे ही करते हैं जैसे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट। अब यहाँ पे अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो फर्म के लिए या बिजनेस के लिए वो क्या है? एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बिजनेस के लिए वो क्या है? प्रॉफिट। ठीक है, तो ये एक डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ठीक है, प्रॉफिट्स कहाँ शो करेंगे हम? क्रेडिट साइड। ठीक है, और लॉस जो है वो कहाँ शो करेंगे? डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। प्रॉफिट जो भी है वो हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इस साइड लिखेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, अगर एसेट्स की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, तो कहां लिखेंगे? डेबिट साइड। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड, अगर इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड। ठीक है, और यहाँ पे लायबिलिटी के केस में अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो फर्म को क्या है? वो
लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, लॉस है, ठीक है, तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तब क्या करेंगे, उसको डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि वो लॉस है या लॉस है, सारे लॉस और एक्सपेंसेस जो है वो डेबिट साइड शो होते हैं। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो क्या है, प्रॉफिट है, डिक्रीज हो रही है लायबिलिटीज, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इस साइड में, ठीक है। अब ये चीजें हमें मेन तो यही होता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखी जाती है। अगर यहाँ पे आपका ये वाली साइड डेबिट वाली साइड ज्यादा है, ठीक है, तो आपको डेबिट से याद रखना है कि लॉस या एक्सपेंसेस वाली साइड जो है वो ज्यादा है, तो यहाँ पे अमाउंट कहाँ बचेगा, फिर अमाउंट जो ये वाली साइड ज्यादा है ये वाली कम है, तो बैलेंस कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड, ठीक है, तो क्रेडिट साइड आएगा, तो यहाँ पे टू लॉस, ये लॉस हो जाएगा, ठीक है, मतलब अगर एक्सपेंसेस या लॉसेस वाली डेबिट वाली साइड ज्यादा है तो लॉस आएगा, अगर क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है, ठीक है, प्रॉफिट वाली साइड ज्यादा है, तो जो बैलेंस बचेगा वो इस साइड आएगा और यहाँ पे टू प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे टू प्रॉफिट हो जाएगा और कितने पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स होंगे उसमें उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो, ठीक है, तो जो लॉस होगा, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो अगला वाला अकाउंट जो होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो करना पड़ता है, ठीक है, तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस होता है या फिर प्रॉफिट, दोनों में से कोई एक चीज आएगी, ठीक है, अगर लॉस आएगा तो प्रॉफिट नहीं आएगा, अगर प्रॉफिट आएगा तो लॉस नहीं होगा, ठीक है, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी अमाउंट होगा उनका ऐड करके बाहर लिख देंगे, ठीक है, उसी तरह हम लॉस में भी करेंगे, जितने पार्टनर्स होंगे और फिर ये वाला अमाउंट जो है, ये लॉस या प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। सिर्फ हमने ये याद रखना है कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है और डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, जितने भी गेन्स हैं वो क्रेडिट करने हैं, जितने भी लॉस हैं या एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट करने हैं, ठीक है, और ये वाली साइड ज्यादा हो रही है, प्रॉफिट वाली साइड ज्यादा हो रही है, तो प्रॉफिट इस साइड आएगा, जो बैलेंस बचेगा, अगर ये वाली डेबिट वाली साइड ज्यादा हो रही है तो अमाउंट जो है वो इस साइड बचेगा और वो लॉस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, ठीक है, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। अब जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसको पेमेंट कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस है इफ अमाउंट पेड इमीडिएटली इन कैश, ठीक है, अगर अमाउंट जो है वो इमीडिएटली पे कर दिया है इन कैश में, तब क्या एंट्री होगी, तब एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, कब पेमेंट कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर्स को, ठीक है, रिटायर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पेमेंट करी जा रही है और वो पेमेंट किस तरह से करी जा रही है, इमीडिएटली पे किया जा रहा है इन कैश, ठीक है, एज अ फाइनल सेटलमेंट, ठीक है, उसको पैसे दिए जा रहे हैं इमीडिएटली, जो भी अमाउंट उसका बन रहा था, तो तब क्या एंट्री करनी है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब फर्म दे रही है तो फर्म की तरफ से टू कैश होगा, ठीक है। अब जो इसकी नरेशन होगी, बीइंग अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज पेड ऑफ, ठीक है, उसको पे करने की एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट केस था, कौन सा केस था, इफ अमाउंट पेड इमीडिएटली इन कैश, अमाउंट जो है उसका जितना पे करना है उसको इमीडिएटली पे किया जा रहा है इन कैश, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सेकंड है, इफ द फर्म इज नॉट in the position to pay it immediately,
ठीक है। अब फर्म जो है वो इस पोजीशन में है कि वो मतलब इमीडिएटली पे नहीं कर सकती है अमाउंट, किसको, जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसको। तब क्या एंट्री होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। अब कैश के थ्रू उसकी पेमेंट तो हो नहीं रही है, इमीडिएटली थोड़ी पे कर रहे हैं, ठीक है। वो जो फर्म है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो तभी के तभी उसको कैश में पेमेंट कर दे। तब की एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। बीइंग बैलेंस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ठीक है। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर्ड, ये रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये एंट्री होगी, ठीक है। जब भी रिटायर होगा तो पार्टनर तो उसकी पेमेंट किस तरह से हो सकती है, दो तरीके से हो सकती है, या तो इमीडिएटली उसको इन कैश पेमेंट कर दी जाए, ठीक है। तब की एंट्री होती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। अब दूसरा केस था, दूसरा केस होता है कि फर्म जो है उस पोजीशन में नहीं है कि एकदम से ही वो इमीडिएटली उस अमाउंट को पे कर दे रिटायरिंग पार्टनर को। तब क्या एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन, ठीक है। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है ना तो उसमें भी ये एंट्रीज लिखी जाती हैं। अब क्वेश्चन है एक हमारे पास, यहाँ पे क्वेश्चन बोला हुआ है ए बी एंड सी, तीन पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो दिया हुआ है 3:1। तीन पार्टनर हैं ए बी सी और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:1। ए जो है उसका 3, बी का 2 और सी का 1। देयर बैलेंस शीट ऑन 30 जून 2014 वाज एज फॉलोज, ठीक है। मतलब बैलेंस शीट दी हुई है उन तीनों की, कब की है ये, 30 जून 2014 की, ठीक है। अब बैलेंस शीट लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। अब ये हमारे पास पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, एक बार रीड कर लेनी है आपको। क्वेश्चन जैसे भी एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये वाला ये जो क्वेश्चन है कि जब पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको इमीडिएटली कैश पेमेंट की जा रही है, वो वाला क्वेश्चन है ये। तो उसमें ये आपको लायबिलिटीज दी हुई है, क्रेडिटर्स दिए हैं, रिजर्व फंड दिए हुए हैं। यहाँ देखो रिजर्व फंड दिए हुए हैं तो यहाँ पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो अभी हमने एडजस्टमेंट पढ़ी थी ना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो भी इस क्वेश्चन में देखने को मिलेगी कि रिजर्व फंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और साथ में नई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी क्योंकि सी रिटायर हो रहा है, तो बाकी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है फिर जो बैलेंस शीट बनेगी वो सिर्फ जो बाकी बच रहे हैं, सी के जाने के बाद कितने पार्टनर जो है वो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, 2 करेंगे ए और बी, तो नई बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। तो ये जो थी वो 30 जून की थी 2014 की, ये बैलेंस शीट थी, ठीक है। कैश इन हैंड था, कैश एट बैंक था, डेटर्स थे, स्टॉक था, मशीनरी थी और बिल्डिंग थी, ठीक है। अब हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें ऑन दैट डेट, ठीक है। उस डेट को, कौन सी डेट को, 30 जून 2014 को, ठीक है। सी रिटायर्स, अब सी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, एंड अमाउंट ड्यू टू हिम इज पेड इन कैश, उसको जो अमाउंट देना था वो मतलब उसका जो अमाउंट ड्यू था वो कैश पेमेंट कर दी है उसकी, ठीक है। इट इज एग्री टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एज फॉलोज, ठीक है। अब एसेट्स की वैल्यू जो है वो एडजस्ट करनी है, जब भी एसेट्स की वैल्यू जो है वो एडजस्ट करनी होती है तो क्या बनाना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई है 1 2 3 इंफॉर्मेशन दी हुई है। इंफॉर्मेशन बोला है टू क्रिएट ए प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। बोला है कि प्रोविजन क्रिएट करना है किस पे, डेटर्स पे, कितना, 5%, ठीक है। अब डेटर्स पे जो है वो प्रोविजन क्रिएट करना है 5%, तो जितने डेटर्स होंगे उसका 5% हम ले लेंगे। और प्रोविजन क्या है, क्रिएट करना, तो प्रोविजन क्रिएट करना मतलब लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के हम किस साइड शो करते हैं, अभी हमने पढ़ा जब लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो बिजनेस के लिए वो क्या है, लॉस है, ठीक है।
एक्सपेंसेस हैं, लॉस है, तो किस साइड शो करेंगे? डेबिट साइड। साथ साथ में हम क्वेश्चन को रीड भी करते चलेंगे और अंडरस्टैंड भी करते चलेंगे, ठीक है। अब सेकंड है टू डेप्रिसिएशन स्टॉक बाय 5%। स्टॉक पे डेप्रिसिएशन लगानी है, डिक्रीज है, ये डिक्रीज है, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है कितने से? 5% से, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डेप्रिसिएशन तो यहाँ नहीं है, परसेंटेज है, मशीनरी जो है वो 10% हो रही है डेप्रिशिएट, और स्टॉक जो है वो डिक्रीज हो रहा है 5%, ठीक है। और बिल्डिंग जो है वो रिवैल्यूड हो रही है 15,100। आपको बनाना है शो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एज ऑन 1 जुलाई 2014। आप देखो 30 जून को क्या था, इंफॉर्मेशन दी हुई थी और बोला क्या था कि सी रिटायर हो रहा है। अब 30 जून को वो रिटायर हो गया, तो जो नई बैलेंस शीट बनेगी वो कौन सी डेट को बनेगी? एज ऑन 1 जुलाई 2014 को, ठीक है। क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है, सी रिटायर हो रहा है, उनका जो पुराना जो ओल्ड रेशो था वो कितना था? 3:1 था, ठीक है। 3 पार्टनर थे, सी रिटायर हो रहा है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 था, और हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई थी जिससे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो बना सकते हैं। साथ में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे, नई न्यू बैलेंस शीट बनेगी, और कंटिन्यूइंग पार्टनर की बैलेंस शीट बनेगी अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है, जो बिजनेस को अब चलाएंगे सी के जाने के बाद। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस लिखते हैं और ये क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट था हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। क्या था हमें दिया हुआ? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब डेटर्स पे हमने प्रोविजन बनाना था, कितना परसेंट? 5%। तो डेटर्स हमें कहाँ मिलेंगे? डेटर्स वो हमें जो बैलेंस शीट दी हुई थी क्वेश्चन में वहां मिलेंगे, हमें एसेट्स वाली साइड, ठीक है। डेटर्स कितने हैं? 9,000। डेटर्स कितने आ गए? 9,000, ठीक है। 9,000 और उसके बाद हमें क्या बोला था? टू क्रिएट ए प्रोविजन 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स 9,000 है और कितना प्रोविजन बनाना है? 5%। तो 9,000 का 5% कितना बना? 450, ठीक है। अब बोला था, सेकंड बोला था हमें डिक्रीज हो रही है स्टॉक की वैल्यू 5%, ठीक है। तो स्टॉक की वैल्यू हमें कितनी दी थी? 7,000 रुपीज, 7,000, और कितनी से डिक्रीज हो रही थी? 5% से, ठीक है। तो 7,000 का 5% कितना बना? 350, ठीक है, ये 350 बना। और मशीनरी अकाउंट, अब मशीनरी कितनी दी थी हमें बैलेंस शीट में? 6,000 दी थी और उसका 10% लेना था, मतलब ये डिक्रीज हो रही थी। जब भी एसेट्स की वैल्यू में, स्टॉक भी ये करंट एसेट्स है, मशीनरी फिक्स एसेट्स है, एसेट्स तो है, तो जब भी एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होती है, डिक्रीज कम होती है वैल्यू उसकी, तो कहाँ शो करते हैं? डेबिट साइड, क्योंकि वो बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है, ठीक है। तो इसको डेबिट वाली साइड शो करेंगे। मशीनरी की वैल्यू जो है वो कितनी कम हो रही है? 600, ठीक है। अब बिल्डिंग बोला था, तो बिल्डिंग जो थी वो बैलेंस शीट में कितनी दी हुई थी? बिल्डिंग हमारी 14,000 थी, ठीक है। बिल्डिंग हमारी 14,000 थी और साथ में हमें कितनी दी हुई थी बिल्डिंग? यहाँ पे बोला था बिल्डिंग टू बी रिवैल्यूड एट रुपीज 15,100। अब कितने से? यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रही है? कितने से इंक्रीज हो रही है? 1,100 से, ठीक है। तो वो क्या है? इंक्रीज हो रही है एसेट्स की वैल्यू, तो वो क्या है? बिजनेस के लिए प्रॉफिट है। किस साइड शो करेंगे? क्रेडिट साइड, ठीक है। बाय बिल्डिंग और 1,100 से हम इसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये वाली साइड ज्यादा है, डेबिट वाली साइड ज्यादा है, ये क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है? डेबिट वाली साइड ज्यादा है, ठीक है। तो
जो ज्यादा वाली साइड होगी वहां पे उसको टोटल कर लेंगे। इसका बन रहा है 1400 और उसका हमारे पास सिर्फ यही अमाउंट है 1100। तो 1400 से 1100 लेस करेंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट बच जाएगा 300। ये 300 बच गया हमारे पास। ठीक है, अब जो ये 300 है ना तो ये लॉस है क्योंकि डेबिट वाली साइड ज्यादा थी, मतलब लॉस वाली साइड ज्यादा थी। तो ये है टू बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ट्रांसफर हो जाएंगे। लॉस जो है लॉस ट्रांसफर्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो बनेगा अकाउंट वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। ठीक है, तो लॉस ट्रांसफर होगा ए बी सी, 3 पार्टनर है, तीनों में लॉस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब कैसे कैसे होगा, ये 300 इंटू कितना रेशियो था 3/6, कितना रेशियो था 3:1। ठीक है, तो 3/6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 150। वैसे ही 300 इंटू 2/6 100 एंड 300 इंटू 1/6 50। इस तरह से ये लॉस ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 300 आ गया, दोनों साइड जो है वो मैच हो रही है, दोनों साइड जो है बराबर हो गई। ठीक है, तो लॉस 300 आया, वो ओल्ड रेशियो में जितना आ रहा था। ए को जो लॉस हुआ 150 हुआ, बी को 100 और सी को 50। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर एबीसी कितने पार्टनर हैं, वो पर्टिकुलर एबीसी ये डेबिट वाली साइड और ये क्रेडिट वाली साइड। ठीक है, जब भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना तो सबसे पहले हम कैपिटल की जो बैलेंसेस हैं वो लिखेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 कहां से आया है, ये बैलेंस शीट से आया है क्योंकि हमारी जो हमें जो क्वेश्चन में गिवन बैलेंस शीट थी ना। ठीक है, ये देखो कैपिटल्स दी हुई है ए बी और सी की, और हम क्या कौन सा अकाउंट बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन की वो कौन सी कहां से होगी, यहां से। ठीक है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ठीक है, यहां पे लिख दिया। फिर क्वेश्चन में क्या गिवन था हमें, रिजर्व फंड भी था। रिजर्व फंड कितना था 6,000 था, बैलेंस शीट में ही था। ठीक है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2:1 में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ऑल पार्टनर्स में किस रेशियो में, इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो उनका 3:1 था। 6,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए का आया 3,000, बी का 2,000 और सी का 1,000। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या था, लॉस हुआ था। ठीक है, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। ठीक है, अगर प्रॉफिट हुआ होता तो कहां लिखते, बाय रिवैल्यूएशन और ब्रैकेट में प्रॉफिट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस हुआ था तो यहां पे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और लॉस कितना 150, 100 और 50। ठीक है, ये वाला जो ये वहां लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अब जब भी कितना अमाउंट पे करना है रिटायरिंग पार्टनर को तो उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हम क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो जो सी है, सी रिटायर हो रहा है ना, ये कंटिन्यू थोड़ी करेगा आगे, ये तो रिटायर हो रहा है। अब इसका जो बैलेंस है वो कैरी ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, इसका जो बैलेंस है उसको कैश पेमेंट होगी, है ना, क्वेश्चन में बताया था कि उनको उसको इमीडिएटली कैश पेमेंट हो रही है तो उसको उसका जितना भी अमाउंट बनेगा ना, ठीक है, तो उसको कैश के थ्रू पेमेंट कर दी जाएगी। तो एंट्री क्या होती थी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम क्या बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है, ये है ना सी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आगे यहाँ पे टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो उसको कितना कैश दिया जाना है, टोटल करेंगे। यहाँ पे ये 11,000 आ गया, ये 12,000 आ गया, ये 13,000 आ गया टोटल करके। अब 11,000 में से अगर 50 लेस कर दे तो हमारे पास जो अमाउंट बच रहा है 10,950, ये पेमेंट हो रही है सी को। ठीक है, और पेमेंट की एंट्री की होती है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे टू कैश और सी को इतना पैसा देना है 10,950, 10,950। ठीक है,
और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो ए और बी का बचेगा, वो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, ठीक है। तो टू बैलेंस कैरीड ऑन। 13,000 में से 150 लेस करेंगे 12,850, 12,000 में से 100 लेस करेंगे 11,900, दोनों का बैलेंस जो है वो बराबर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट जो है वो कब की बनेगी, अब 30 जून तो 30 जून 2014 की तो हमें दी थी, ठीक है। अब हम बनाएंगे 1 जुलाई 2014 की, ठीक है। तो यहाँ पे लायबिलिटीज रुपीस, एसेट्स रुपीस। अब हमारे पास कैश कितना था पहले वाली बैलेंस शीट में, फर्म का जो था बैलेंस था वो कितना था 11,600, ठीक है। अब उस बैलेंस में से जो रिटायर हो रहा था पार्टनर, ठीक है, उसकी पेमेंट जो बन रही थी वो कितनी थी, अमाउंट उसको कितना पे करना था 10,950, ठीक है। तो जो फर्म के पास कैश होगा उसी से वो पेमेंट करेगी, ठीक है। तो उसके पास जो कैश था 11,600 था, उसमें से उसको जो सी को पेमेंट करनी थी वो 10,950 की करनी थी, वो निकाल देंगे। तो अब जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा कैश का 650, ठीक है। कैश एट बैंक एज इट इज रहेगा 1,000, उस बैलेंस शीट में भी 1,000 था वैसे ही रहेगा, ठीक है। सन्ड्री डेटर्स, अब सन्ड्री डेटर्स कब कितने थे 9,000 थे, और क्या बोला था कि क्रिएट प्रोविजन ऑन डेटर्स कितना 5%, तो 9,000 माइनस कितना प्रोविजन बना था 450, कैसे 9,000 का 5% कितना था, कितना बना था 450, तो 9,000 माइनस 450 आपके पास अमाउंट आ जाएगा 8,550, ठीक है। अब जो स्टॉक था, स्टॉक की वैल्यू भी क्या हो रही थी डिक्रीज हो रही थी, कितने से 5% से। तो स्टॉक हमारे पास बैलेंस शीट में 7,000 था, 7,000 का 5% कितना बना 350, तो लेस करके दिखाना है 6,650, ठीक है। उसके बाद मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू 10% जो है वो डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो जो बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू थी वो 6,000 थी, 6,000 माइनस 600 आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 5,400, ठीक है। और बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू क्या थी इंक्रीज हो रही थी, जो हमारी पहले वाली बैलेंस शीट थी उसमें 14,000 दी हुई थी, ठीक है, 14,000 दी थी, और साथ में रिवैल्यूड हो रही थी मशीनरी की वैल्यू, तो वो कितनी हो रही थी 15,100, तो कितनी इंक्रीज हो रही थी 1,100, ऐड करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर डिक्रीज हो रही है वैल्यू किसी भी एसेट्स की तो माइनस करके लिख देंगे जितनी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, और अगर इंक्रीज हो रही है तो जितनी बढ़ रही है ऐड करके वो लिख देंगे, ठीक है। अब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं था, एज इट इज क्रेडिटर्स जो बैलेंस शीट में थे 12,600 वैसे के वैसे ही लिख देंगे। अब कैपिटल्स, ठीक है, अब ये कैपिटल्स कहां से लिखेंगे ए और बी की, सी तो रिटायर हो गया और सी को उसकी पेमेंट भी कर दी, ठीक है। कितने पार्टनर बचे बाद में, तो जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया ना, तो जो ये बैलेंस कैरीड ऑन किया ना, तो ए की जो कैपिटल है वो कितनी होगी 12,850 और बी की 11,900, ठीक है। उसी तरह जो ये कैपिटल्स बचेगी, जो बैलेंस कैरीड ऑन हुआ वही ए की कैपिटल हो जाएगी 12,850 और बी की 11,900, ठीक है। तो इस तरह से ये कैपिटल जो है ऐड करके बाहर लिख देंगे, दोनों साइड का टोटल जो है वो आपका मैच करना चाहिए, मतलब लायबिलिटी साइड का भी और एसेट साइड का भी, दोनों साइड का जो टोटल है वो मैच कर रहा है। 37,350, 37,350, अगर दोनों साइड का बैलेंस जो है वो मैच हो रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन सारा ही बिल्कुल सही है। थैंक यू।